She's conscious now. We will shift her to Hyderabad and then pick from there. We'll move to the US. No. First we have to file the FIR. Impossible. What? वो पुलिस से नहीं मिला चाहती। ऐसा कैसे चलेगा? FIR करना ही होगा. It's a procedure. Understand that? I know her. Please let me talk to her. Excuse me, sir. No, You can't sir. go inside. I'm her close friend. Please let me in. No, sorry. You can't go in. Myra. Excuse me. Myra. You can't go in. Myra. Excuse me. Myra. Excuse me. Please listen. यहाँ देखो Myra. Please listen. Myra. Sir, please understand. You can't go. You can't go in, ये sir. क्या चल रहा है? Please understand. She's calling me. Let me go in. What the hell is that? हेलो। मैडम, हालात हाथ से निकल चुके हैं। वो अंदर गया है। उन लोगों ने जिस तरह वरुण को मारा था वैसे मुझे भी मारना चाहते थे। मैं लड़की हूं ना, इसलिए इस तरह मारने की कोशिश की। मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी आंखों के सामने बच्चों को इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। ममता हॉस्पिटल में जो रेप विक्टिम है मायरा हानसन, उन्हें अभी होश आ गया है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। लोग मायरा हानसन की तबीयत के बारे में अपडेट जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मायरा, मुझे बस एक बात बता, तुम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आखिरी बार किससे मिली थी? मैं यूएस जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? रेप कहा जा रहा है। आखिर ये रेप हुआ कैसे? कितने लोगों ने मिलकर ये रेप किया है? क्या इसे गैंग रेप कह सकते हैं? सब प्लीज कहिए कि इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये रेप है? हाँ, ये देश का सबसे भयानक रेप है। ये सिर्फ एक लड़की पर हुआ रेप नहीं है, हमारे 75 साल के लोकतंत्र पर रोज हो रहा रेप है। प्रकृति, पर्यावरण, प्राणों पर हो रहा रेप है ये। इस रेप में विक्टिम एक नहीं है, बल्कि माइक्स, कैमरास पकड़कर खड़े रहने वाले आप लोग, ये सब देखकर सुनकर भी कुछ ना करने वाले लोग। इस रेप में सजा पाने वाले गुनहगार 4 नहीं हैं, बल्कि एक साम्राज्य ही है। This is my wife राधिका। 6 महीनों से बिना क्योर होने वाले एक नसों की बीमारी की शिकार हुई है। आज इसकी धड़कनें रुक गई है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए धड़कने वाला दिल
आश्रम मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी डॉक्टर और प्रोफेसर का काम करता हूँ। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मैंने और राधिका ने शादी कर ली। मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है, मैंने किसी को ना समझ आने वाले नसों की बीमारी से बाधित होने वाले केसेस फेस किए हैं। महीने दर महीने उन पेशेंट्स का काउंट बढ़ता ही चला गया। हमारे जिले में अब तक 3000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। मेरी वाइफ भी इस बीमारी से सिक हुई, तभी उसके बारे में एक क्लू मिला। इस बीमारी से बाधित सारे पेशेंट्स में एक कॉमन हैबिट होती है, हर रोज फिश खाने की। वो फिश तेल्लेरू में पड़कर मत्स्यगंधा फिशरीज के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होती है। तेल्लेरू में 80% फिश टैंक्स मत्स्यगंधा फिशरीज के लीज में है। मीट शॉप्स में बचे हुए वेस्ट को मरे हुए जानवरों के एक केमिकल में पिघलाकर मछलियों को आहार के रूप में देते हैं। मछलियां जल्दी से बढ़कर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं। 30 साल से इस नदी में मछलियों को इसी तरह से पाला जा रहा है। इसके कारण सारा तेल्लेरू सी लाइस नाम के बैक्टीरिया से मर चुका है। ये बैक्टीरिया नदी के हर मछली के अंदर है। काफी हद तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टीरिया मर जाता है, पर कुछ रेयर केसेस में वो जिंदा बच जाते हैं और डायरेक्टली ब्रेन पर अटैक करते हैं। इस बीमारी से आने वाले हर पेशेंट में ये बैक्टीरिया पाया गया है। पंछियों की संख्या कम होती जा रही थी, तो पंछी ही है ना ये समझकर ध्यान नहीं दिया। पंछियों को जीवन ना देने वाली नदी इंसानों को जीवन कैसे दे पाएगी? आसपास के लाखों एकड़ खेत बर्बाद होने का कारण और किसानों की आत्महत्याओं का कारण भी ये पोल्यूशन ही है। सिर्फ नाम के लिए ये अच्छे नदी का पानी है, पर ये पानी पीने के या उपयोग करने के लायक नहीं है। ये गंदगी आसपास के लाखों जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर रही है और इसे निगलेक्ट करके बैठना एक जिंदा लाश के जैसा है। अठारह साल की उम्र में यूएस सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेटल हुआ है। इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतीयता अपने मुंह पर लपेटकर भारत देश को अपने कंधों पर ढो रहे अपने ऑफिशियल से मिला ये असली इंडियन, वरुण हैंसन। हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन, फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही मायरा हैंसन, वो भी फिर दिखाई नहीं दी। सर, मैंने अपनी ड्यूटी की थी, ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था। You're not a postman, Mr. Dashrath! Not a postman! जिम्मेदार डीसी होने के नाते एक मरण कांड में आपका रिस्पॉन्स इतना ही है। सर, वो रिपोर्ट बेसलेस है, रिसर्च गलत है। हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने काउंटर रिपोर्ट दी थी सर। सर, वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डीसी साहब हैं। ऐसा करने के लिए मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आया था सर। As of now, you both are suspended and are under investigation. इस तरफ से जाइए सर। नीत्शे और डार्विन की दुनिया में बापू और हल्दानकर। एक बापू ने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था, दूसरा मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया। इससे ज्यादा मेरी इनके लिए और कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज। बोलिए। जन्म देने वाली मां की तरह होकर आप किसी की जान कैसे ले सकती हैं? फिलोसॉफी के बारे में बात करने आए हो या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने आए हो?
तेलुरु से जो प्राण आपने निकाले हैं उन्हें वापस लौटाइए, यही मांगने आया हूं। क्या कहा? लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लौटते नहीं। अपनी मुट्ठी से मुक्त कर दोगी तो तेलुरु में प्राण वापस आ जाएंगे, यही प्रकृति की शक्ति है। पर तेलुरु के सहारे 2.5 लाख वोटर्स जीते आ रहे हैं, फिर उनके प्राण का क्या होगा? उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर ही ये प्रपोजल लाया हूं। ऑपोजिशन जब पावर में था तब तो ऐसा नहीं हुआ, अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें? तो फिर एग्जीक्यूटिव होने के नाते खुद से ही एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मैडम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनी सभा आदेश के मुताबिक ही उद्योगियों को काम करना चाहिए। लगता है ये बात भूल गए हो तुम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी सभा आदेश मारण होम का कारण बनता है, तो उद्योगियों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं। हिटलर हो या गांधी, सब जनता की ताकत से ही लीडर बने हैं और जनता मेरे साथ है। जिंदगी और मौत का फर्क पता चलने के बाद जनता जिंदगी को चुनेगी मैडम, आपको नहीं। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राष्ट्र में पहली बार कॉप सोसाइटी का निर्माण करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी। असली लोकतंत्र लोकल गवर्नेंस में है, ऐसा लोगों को भाषण दिया करता था। लोगों की जिंदगी संवारने के लिए कम्युनिस्ट झंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा। सब कुछ सुनने के बाद इलेक्शन से पहले ओपोनेंट्स ने डाली हुई घास खाकर आने वाले 5 इलेक्शंस में उसे डिपॉजिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया उन्हीं लोगों ने। इमरजेंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपने दामाद को खो दिया। 13 महीने जेल में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया। उस इंसान का नाम है हनुमंतराव। उनकी बेटी का नाम है विशाखावाणी। पिता की लाश को चिता देते वक्त गर्भिणी थी। उस दिन उसने चिता को आग लगाई, अपने पिता की लाश को नहीं बल्कि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई और उनकी लाचारी को। उस आग को अपने सीने में रखकर अपने पिता को हराने वाले तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखकर जीतते हुए जी रही हूँ आज। मतलब जनता को उल्लू बनाकर जीना ही आपका तंत्र है? एक कार्टूनिस्ट के बनाए हुए एक घटिया कार्टून को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमिलियन पर गुस्से से बॉम्बे से साउथ इंडियंस को मारकर भगाकर प्रजानायक बना और उसके कुछ साल बाद तक नॉर्थ इंडियंस को अपने राज्य से भगाकर राजकीय शक्ति बन चुका था। वो फैसिस्ट फैमिली आज उस राज्य की रूलिंग पार्टी है। जाति के नाम पर हमारे देश को अलग अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है। सब्सिडी के जरिए सबको आलसी बनाने वाली हर पार्टी एक रूलिंग पार्टी है। जहां अज्ञान इकट्ठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है। कलेक्टर, मौत क्या है और जिंदगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे। तुम्हारी आंखें गंदी नदी को देख सकती हैं और मेरी आंखें पूरे मैले समुंदर को देख रही हैं। डार्विन के कहने के मुताबिक बंदर ही आगे चलकर इंसान बना है। किसी भी लोकतंत्र में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 80% वोटर अभी भी बंदर हैं। इस होशियार माइनॉरिटी के पास, उस बेवकूफ बंदर के पास एक ही पावर है, वोट। और ऐसी व्यवस्था से क्या मिलेगा अराजकता के अलावा? उनमें से जो भी उस बंदर को चालाकी से सिखाएगा वही उस पिरामिड पर होगा। और इसीलिए चाहे कोई भी डेमोक्रेसी फंक्शन हो, तुम्हारा जो इशू है उस पर मेरा इक्वेशन सिंपल है। नदी के कारण बाधित हुए लोग केवल 1 लाख हैं और लाभ पाने वाले वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है। यही मेरा हिसाब है एंड इट इज प्योरली डेमोक्रेटिक। इस होल थियरी में आप एक छोटा सा लॉजिक मिस कर गई मैडम। इंसान यहां से यहां तक चेंज तो हुआ है, करेक्ट है, पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ति है कॉन्शियंस, मनस्साक्षी। आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला मनस्साक्षी। इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंगे, वरना
इसी पहाड़ से नीचे गिरकर चरित्रहीन हो जाएंगे आप, बिल्कुल हिटलर की तरह। एंड बाय द वे, मेरी फिलॉसफी आपके पढ़ी हुई डार्विन नीचे नहीं सिखाई हुई है, पर आपको उन परिणामों की खबर नहीं है और मैं उन परिणामों को देख रहा हूं। थैंक्स फॉर योर टाइम। उसका एक भाग ये नया कलेक्टर है जो तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है। इस स्कैम में मुझे फंसाने की कोशिश में वो तुम्हारे पेट पर लात मार रहा है। इस पल से मत्स्य गंधा फिशरीज मेरा नहीं है, तुम्हारा है। इस कंपनी में हर एक मत्स्यकार एक समान का हिस्सेदार है। विशाखावाणी जिंदाबाद, विशाखावाणी जिंदाबाद। आप गुस्से से रास्ता रोकोगे ये जानते हुए भी आया हूं, क्योंकि इस नदी पर आप सभी का हक है। पर अभी भी क्या वो नदी आपकी ही है? 40 साल पहले आसानी से यहां मछलियां पकड़ रहे थे, तब तक वो नदी आपकी थी। पर जब जीवन देने वाली इस नदी को लीज पर छोड़ दिया गया, उसी दिन ये आपके हाथों से निकल गई। या फिर मुझे बताइए, आपने इससे क्या पा लिया? एक के काम पर 4 खाते हुए अपनी बढ़ोतरी में आप ही अड़चन बन रहे हो। अपना आलसीपन यहां लेटा कर रखे अपने बच्चों को भी विरासत में दे रहे हो। इस बांध को टूटने से नुकसान आपका नहीं होगा, आपको इस चक्र में फंसाकर आपसे 10 गुना ज्यादा कमाने वाले इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स आपसे हजारों गुना ज्यादा कमाते हुए आपके भविष्य पर सिंहासन डालकर बैठी हुई वो नियोक्ता है। आपका डर, अज्ञान, मासूमियत, विश्वास ही उसके सिंहासन के 4 पैर हैं। उस सिंहासन को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आज आप सभी को उस कंपनी में भागीदार बनाया गया है, पर उसका लाभ कभी भी आपको नहीं मिलेगा। यही सच है। इस नदी में क्या हो रहा है आप जानते हो, वो गलत है ये भी जानते हो, पर उस जाल से निकलकर पहाड़ देखने के लिए डरते हो। किस लिए डरते हो? आखिर किस लिए डरते हो? आलस के लिए या अन्याय के लिए? 100 साल पहले वेंगी राज साम्राज्य को बचाने के लिए ओडिशा से आए वीर हैं तुम्हारे दादा और परदादा। तुम्हारी तरह हर बात और बदलाव के लिए वो तो नहीं डर गए थे ना। एक बार डर नाम के इस बांध को तोड़ कर देखिए, उस सिंहासन के पैर टूटेंगे, इस मां की हथकड़ियां खुल जाएंगी। तेलुरु में एक बार फिर जान आएगी, तुम्हारे साथ साथ उन किसानों को भी जिंदगी मिलेगी। आसानी से मछलियां पकड़ने की शक्ति आप सब में है। कुल वृत्ति के आगे
आपके बच्चे भी अपनी शक्ति के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ आया इस नदी के लिए ही नहीं, बल्कि आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य को भी बचाने आया हूँ। तो अब रोकोगे या रास्ता दोगे, मर्जी आपकी है, पर आपकी इजाजत के बिना यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा और एक बांध भी नहीं तोड़ूंगा। तुमने कितना लिया इनसे? ये नदी हमसे छीन कर तुम उन लोगों को देना चाहते हो क्या? अबे घोंचो, और कितने साल तुम्हारी चलेगी? हाँ, आओ देख लेते हैं। चलो रे, मार देते हैं इन्हें, छोड़ेंगे नहीं किसी को, जान से मार देंगे।